लास्ट क्लास में हमने चित्त की भूमियों के बारे में बताया था कि पीछे से पढ़ के आना है। दो लोगों ने हाथ उठाया, लक्ष्मी जी और शिवम जी। जी शिवम जी बताओ, क्या पढ़ा आपने? जी सर, चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, जिनमें पहली भूमि है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और पांचवी निरुद्ध। तो जो क्षिप्त भूमि है उसके अंतर्गत तमोगुण प्रभावशील रहता है और रजोगुण और सत्वगुण दबे हुए रहते हैं, गौण रहते हैं। क्षिप्त मूढ़ में नहीं सर, इसमें रजोगुण एक्टिव रहता है, तमोगुण और शतोगुण दबे हुए रहते हैं। दूसरी जो मूढ़ वाली भूमि है उसमें तमोगुण प्रधान रहता है, सत्वगुण और रजोगुण गौण रहते हैं। तीसरी जो है क्षिप्त विक्षिप्त, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त। विक्षिप्त में रजोगुण सत्व और रजोगुण प्रधान रहते हैं, तमोगुण दबा हुआ रहता है। एकाग्र में, एकाग्र जो भूमि है उसमें या एकाग्र जो अवस्था है उसमें सत्वगुण प्रधान रहता है और तमो व रजोगुण ना के बराबर रहते हैं या दबे हुए रहते हैं। और निरुद्ध जो अवस्था है उस अवस्था में त्रिगुणातीत अवस्था कही गई है, वो तीनों गुण उसमें नहीं रहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर की जो भूमि है या अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था है। वेरी गुड शिवम जी, बहुत बढ़िया। आज हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। जी सर। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी? तो हम चित्त भूमियां पढ़ रहे हैं, तो मुझे बता देंगे कि चित्त भूमियों का वर्णन कहाँ कहाँ पर किया गया है। व्यास भाष्य में किया गया है सर, और तत्व वैसारदी और योग वार्तिक में। वेरी गुड। 3 ग्रंथों में चित्त के भूमियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और चीज की सीक्वेंस है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। क्षिप्त गुण में रजोगुण प्रधान रहता है, मूढ़ के अंदर तमोगुण प्रधान रहता है, विक्षिप्त में सतोगुण प्रधान रहता है, लेकिन कभी कभी रजोगुण बीच में आ जाता है। एकाग्र में पूरी तरीके से सतोगुण होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे। पूर्ण रूप से सतोगुण होता है यहाँ पे। और निरुद्धावस्था में गुणातीत होती है, वहां पे सात्विक गुण भी समाप्त हो जाता है। और ये जो आगे चीजें लिखी गई है ये इसके गुण है। रजोगुण का जो गुण होता है चंचलता, क्रोध आना, ठीक है। मूड यानी कि तमोगुण का जो कार्य होता है निद्रा, आलस्य, ठीक है, तंद्रा, इस तरीके से। विक्षिप्त अवस्था में, क्योंकि इसमें सात्विक गुण होता है, हम जो सामान्य आज की कोटि के ज्यादातर जो अच्छे लोग हैं वो विक्षिप्त अवस्था में है। मैं खुद भी विक्षिप्त अवस्था में ही मानता हूँ अपने आप को। कभी कभी सात्विक गुण हावी हो जाता है, बीच बीच में कभी कभी राजसिक गुण आ जाता है हमारे अंदर। हम में से शायद ही कोई होगा जो एकाग्र अवस्था में होगा। एकाग्र अवस्था में योग प्रारंभ होता है, ठीक है। और निरुद्ध अवस्था में ये सबसे उत्तम स्तर का स्थिति होती है, ठीक है। हम जो देखते हैं अपने योग दर्शन में वैराग्य 2 प्रकार का बताया गया, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। जो सूत्र संख्या 15 और 16 में आपने देखा होगा, दृष्टानुसार विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वो अपर वैराग्य होता है। और इससे आगे वाला जो सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्णयम, दैट इज पर वैराग्य। एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। कौन सी समाधि सिद्ध होती है? संप्रज्ञात। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। समाधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। संप्रज्ञात समाधि
और असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होती है निरुद्धावस्था में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और असंप्रज्ञात समाधि को हम निर्बीज समाधि कहते हैं और संप्रज्ञात समाधि को हम सबीज समाधि भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से है ये। सर आपने उल्टा बोला ना सर, असंप्रज्ञात को निर्बीज कहते हैं। हाँ, असंप्रज्ञात को निर्बीज बोलते हैं, संप्रज्ञात को सबीज बोलते हैं। क्या बोल दिया मैंने? आपने उल्टा बोला सर। ओ सॉरी, बाय मिस्टेक से बोल दिया, सॉरी। ओके, असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि होती है और संप्रज्ञात सबीज समाधि होती है। ठीक है, थैंक यू। तो क्षिप्त अवस्था क्या है कि क्षिप्त अवस्था में अभी हमने पढ़ा कि रजोगुण इसमें प्रधान रहता है। ठीक है, जब रजोगुण प्रधान रहेगा तो क्या रहेगा, हम संसार की तरफ हमारा जो चीजें हैं ज्यादा एक्टिव रहेंगी, चंचलता रहेगी। और यहाँ का जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चित्त में दुख उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है चित्त में? दुख। और एक विषय प्राप्त हो जाने पर दूसरे विषय, जैसे आजकल की जो सामान्य जो जन है, सामान्य, वो क्षिप्त अवस्था में आते हैं। ज्यादातर जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, ज्यादातर स्थिति में मैं लड़कियों को भी मानता हूँ कि अक्सर उनका स्वभाव इस तरीके का होता है, एक चीज मिल गई तो दूसरी तरफ। बॉयज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यानी कि एक चीज मिल गई, नहीं अब आगे की दूसरी तरफ, कभी स्थिर नहीं होना, अस्थिरता वाला भाव जो स्थिति होती है, एक्टिवनेस। जबकि प्रोग्रेस भी उसी की वजह से भी होती है। अगर हम खाली बैठ जाएंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती है, क्रिएटिविटी बनी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें करने की दौड़ में लगे रहते हैं। तो वो जो कारण होता है उसका रजोगुण की वजह से ऐसा होता है। जिन लोगों का क्रिएटिव नेचर होता है, आज सोफा यहाँ लगा दिया, अगले दिन सोफा वहां, अगले दिन पर्दे चेंज कर दिया, यानी कि डेली कुछ ना कुछ चेंज कर देना, कभी स्थिर नहीं रहना, तो वो स्थिति जो होती है वो बताती है कि आपका राजसिक गुण है आपके अंदर। ठीक है, और आप क्षिप्त अवस्था में हो। ठीक है, ये अवस्था सामान्य रूप से सांसारिक लोगों की होती है। ठीक है, मूड अवस्था, मूड अवस्था में पढ़ रहे हैं। तो मूड में क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा तामसिक गुण, तमोगुण प्रधान होता है ये। यानी कि तमोगुण, वैसे ही हम इसको एक नकारात्मक भाव से देखते हैं कि जड़वत, अकर्मण्य अवस्था, मतलब कि बिल्कुल जो आलसी लोग होते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते, हमेशा एक्सक्यूज देते रहना, बहाने बनाते रहना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, हमेशा आगे की तरफ जो लोग टालते रहते हैं कामों को, वो जो अवस्था होती है मूड अवस्था होती है। इसमें राजसिक और सात्विक गुण दब जाते हैं और तामसिक गुण हावी रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, विवेक शून्य होता है, मतलब कि उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है कि इस ऐसा करने से उसका कितना बड़ा लॉस होगा, वो समझकर भी नहीं समझ पाता व्यक्ति। बाद में उसको एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अशास्त्र विधि से आचरण करता है, बहुत ही बुरा व्यवहार उसका होता है, पाप कर्मों में लिप्त रहता है, आवेश युक्त इस चित्त की मूल अवस्था है। ठीक है, तो चित्त काम क्रोध लोह लोभ मोह को चक्कर में फंसा रहता है, नीच मनुष्यों की चित्त की अवस्था है। तो मूड अवस्था सबसे निम्न स्तर की। हालांकि मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों का अपना महत्व है। तामसिक गुण का अपना बहुत बड़ा महत्व है, मैं इसको बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं। तामसिक गुण पूर्ण बिल्कुल ही बुरा होता है, क्योंकि भागवत गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार, सोना उठना बैठना, हर चीज युक्त तरीके से होनी चाहिए। इसी प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों को
बैलेंस होना चाहिए। 100% सात्विक, 100% राजसिक, 100% तामसिक, वो सामान्य व्यक्ति की पहचान नहीं है। हम सभी सामान्य व्यक्ति में आते हैं, बहुत बड़े विद्वान हम लोग हैं नहीं है इस कोटि के, तो हम सामान्य कोटि के हम नागरिक है सभी। तो इसलिए हमें तीनों गुणों का होना हमारे में जरूरी है, और तीनों गुणों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रधान सात्विक गुण होना चाहिए, बाकी गुण बैलेंस रहने चाहिए हमारे। तीसरी जो अवस्था है विक्षिप्त अवस्था है। विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है, बाकी इससे पहले की दो भूमि हमने पढ़ी, क्षिप्त और मूढ़, उनके मुकाबले ये अच्छी कोटि की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सात्विक गुण इसमें प्रधान रहता है, इसलिए ये अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सात्विक गुण कम हो जाता है और राजसिक गुण बढ़ जाता है। जब तक जैसे हम लोगों में ज्यादातर जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उन ज्यादा उनमें विकसित अवस्था में लोग रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। थोड़ा सा भी उनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो वो बिल्कुल ही नकारात्मक हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल नेगेटिविटी उन लोगों के अंदर आ जाती है। हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। तो कभी कभी राजसिक गुण हावी हो जाता है, फिर वापिस हम अपना सात्विक गुण बदल देते हैं। ठीक है, तो जब तक सात्विक गुण है तब तक धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, ठीक है, और राजसिक गुण बाद में क्या करता है, वापिस हमें अपना भैया मौज करो, मस्ती करो, जितने मजे ले सकते हो लो। चारवाक दर्शन वाली बात कि चाहे ऋण पे लेके जीना पड़ो, मौज करो, खुश रहो, बाकियों की चिंता मत करो, फ्यूचर को मत देखो, भविष्य को मत देखो, वो वाली स्थिति आ जाती है। तो मुख्यतः इसमें हमें ध्यान रखना है कि सात्विक गुण है और राजसिक गुण कभी कभी हावी हो जाता है। इसीलिए पहले की तीनों अवस्थाएं योग की अवस्था में नहीं आती। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। योग की अवस्था कब शुरू होती है या किस अवस्था में शुरू होती है? ऑप्शन ए एकाग्र अवस्था। एकाग्र। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र। तो इसका उत्तर रहेगा एकाग्र अवस्था। पहली तीनों अवस्थाएं योग की अवस्था नहीं होती। एकाग्र अवस्था दैट इज एक्चुअल योगा वे, इसमें पूर्ण रूप से सात्विक गुण होता है, पूरी तरीके से निरंतरता रहती है, स्फटिक मणि के समान। जैसे स्फटिक मणि को आप समझ जाइए, हीरे की तरह समझिए, जैसे हीरा होता है, क्रिस्टल होता है, हर तरीके से लाइट देने वाला, किसी तरीके की डार्कनेस उसके अंदर नहीं है, स्वच्छ है, निर्मल है, जैसा दिखाएंगे वैसा ही वो चीज हमें दिखा देगा, शुद्ध आईना। तो इसमें पूर्ण रूप से सात्विक होती है, और इसी में ही क्या होती है, हमारी विवेक ख्याति होती है। और हमने बताया था कि संप्रज्ञात समाधि भी इसी अवस्था में होती है। बताया था कि योग दो प्रकार का बताया गया है यहाँ पे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। पहली स्थिति संप्रज्ञात की होती है जो एकाग्र अवस्था में आती है हमारी, जब हमारा इसमें विवेक ख्याति जागृत हो जाती है। इस अवस्था में जब विवेक ख्याति जागृत हो जाती है, अगर हम विवेक ख्याति पर भी हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद की स्थिति आती है फिर हमारी असंप्रज्ञात समाधि वाली। तो उसके बाद फिर हम आगे की अवस्था में जाते हैं। तो कल जो छोटा सा डाउट था, एकाग्र अवस्था में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से गुण हैं, तो आप पूरी तरीके से बताएंगे कि पूर्ण रूप से सात्विक गुण होता है इसमें, बाकी राजसिक और तामसिक गुण नहीं होते। हाँ, लेकिन एक ये चीज बनती है कि क्या ऐसा संभव है कि एकाग्र अवस्था के बाद वापस विक्षिप्त अवस्था में आ जाए? हाँ, ऐसा संभव है। अगर हमारी योग साधना में कोई विघ्न आ जाता है, निरंतरता नहीं रहती, टूट जाती है किसी भी कारण से, तो हम एकाग्र अवस्था से वापस विक्षिप्त अवस्था में भी जा सकते हैं।
और अगर हमारी साधना बहुत अच्छी रहती है तो हम एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में भी जा सकते हैं, लेकिन निरुद्ध अवस्था से वापस नहीं आ सकते। हाँ, वहां पे डेथ हो जाती है, वो कंडीशन अलग हो जाती है। अदरवाइज निरुद्ध अवस्था में जाने के बाद में सीधा ही हमें मोक्ष ही मिलता है आगे जाकर। जो निरुद्ध अवस्था होती है वे ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष, इसमें एक्चुअल में रियलाइजेशन हो जाता है। जो हमने कल एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्रकृति, पुरुष, महत्व, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, उसमें मुख्य कारण क्या था? सृष्टि चक्र का मुख्य कारण था कि जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति के ऊपर पड़ता है, उसके बाद में जो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, मूल प्रकृति जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में है, उसमें असामंजस्य विकृतियां उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आगे के तत्वों का निर्माण होता है। मतलब कि मूल कारण है प्रकृति और पुरुष का मिलन, और जब हमें साक्षात ज्ञान हो जाता है पुरुष का, तो वो मिलन दूर हो जाता है और हम उस जो माया से दूर हो जाते हैं। प्रकृति अलग हो जाती है, पुरुष अलग हो जाता है, अपने आप ही जो सृष्टि प्रक्रिया है रुक जाती है, और उसी को ही मोक्ष की अवस्था बोलते हैं। जब ऐसा यहाँ पे जब हमें वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, एक्चुअल में भगवान क्या है, हम एक्चुअल में क्या है, पूर्ण रूप से विरक्ति की तरफ हम चले गए, उस समय सिर्फ एक चीज रह जाती है और वो रह जाती है संस्कार। लेकिन संस्कार भी धीरे 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 क्योंकि समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे ही संस्कार पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, तब हमें पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संस्कार हमारे अंदर शेष रहे तो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा भी हमारा जन्म होगा। कर्म संस्कार, ये कर्म फल का सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता है। अगर आप में से कोई साधक इस अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन पहले के बुरे कर्म उनके पेंडिंग है, तो ये बात है, उसको पहले अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा, ठीक है। जो संस्कार हैं उसके अंदर, उनको पहले हटाना पड़ेगा, अच्छे बुरे जो भी संस्कार हैं, ठीक है। उसके बाद में जाके मोक्ष मिलेगा। मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता है कभी भी। निरुद्धावस्था में किसी भी प्रकार की वृत्ति के ना रहने पर कोई भी पदार्थ जानने में नहीं आता। कर्माशय रूपी जन्म जन्मांतरों के बीज नहीं रहते, यानी कि इसकी जो स्टेज होती है आगे जाकर के जन्म कर्म संस्कार सब समाप्त हो जाते हैं, और इसके बाद ही हमें असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। ये हमारी हो गई है चित्त की भूमिया। तो इस प्रकार हमने सर चित्त की भूमियों को पढ़ा। हाँ जी, सर ये जो कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण होती है, वो आई थिंक एकाग्र अवस्था में जाकर होती होगी, है ना? बिल्कुल क्या है बिल्कुल ये? सही बोला आपने, एकाग्र अवस्था में। हाँ जी, चित्त में क्या होता है, चित्त वास्तविक रूप से चित्त त्रिगुणात्मक होता है। चित्त क्या होता है? त्रिगुणात्मक, तीनों रूप होते हैं। और चित्त कैसे बनता है मैंने बताया था, किन तीन चीजों का बना होता है चित्त, बताइए। मन, बुद्धि और बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि, अहंकार। चित्त तीन चीजों का बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो त्रिगुणात्मक होता है, अर्थात सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुण होते हैं। लेकिन इन तीनों में भी चित्त मुख्य रूप से सत्व गुण प्रधान रहता है हमेशा। कौन सा गुण प्रधान रहता है हमेशा? सत्व गुण प्रधान रहता है, ठीक है। तो चित्त में अगर यानी कि जो हमेशा ही सात्विक चित्त कहलाएगा, क्योंकि सात्विक तो हमेशा ही है। लेकिन जब उसमें तमस की मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो वो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जब उसमें रजस गुण की मात्रा बढ़ती है, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य बढ़ने लग जाता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कोई मुझे बताएगा? ये धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, ज्ञान, ये क्या है?
अगर आपने मेरी स्लाइड पढ़ी होगी तो आप बता दोगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसको बोलते हैं बुद्धि के धर्म। सांख्य दर्शन जब पढ़ोगे वहां पे दे रखा है सांख्य कारिका के अंदर कि बुद्धि के 8 धर्म होते हैं। जल्दी बताइए 8 धर्म कौन से हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। 4 याद कर लो, उसके बाद में ए लगा देना। धर्म, उसका अपोजिट हो जाएगा ना अधर्म, शास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ये हमारी बुद्धि के 8 धर्म हमारे सांख्य कारिका के अंदर बताए गए हैं। तो हम आते हैं अपने बुक के ऊपर। कल हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, चित्त भूलय, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिए मैं कुछ एक व्यास भाष्य के डिटेल में कराऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश, क्योंकि ये हमारी एमए के लेक्चर नहीं चल रहे, हमारे एमए एमएससी की हम कोचिंग क्लास में बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम योग दर्शन को नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है हमारे पास। लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को अपने आप से इस तरीके से पढ़ना है। उसके डाउट्स आप मेरे से ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं आगे हर एक सूत्र के अभ्यास से मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि इस तरीके से तो 5-6 महीने हमारे खाली एक ही बुक में निकल जाएंगे और वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें बाकी बुक्स को भी देखना है। तो यहाँ से आप सीखिए, इस तरीके से आपको हर एक सूत्र का भाष्य अपने आप से पढ़ना है। मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाता जाऊंगा, बहुत जरूरी होगा तो उस भाष्य को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अदरवाइज हम कईयों को सूत्रों से पढ़ के छोड़ देंगे। तो आपको खुद से पढ़ना है और उसके डाउट्स मेरे से ले लेने हैं। क्लियर? तो इसको हम करा देते हैं आपको। यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि अथेत्यम अधिकारथ है, कि जो अथ शब्द है वो अधिकारथक है, ठीक है। ये आरंभ को दिखाता है। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदित्वम, कि यहाँ से जो योग नामक जो शास्त्र है वो प्रारंभ किया जा रहा है। योग है समाधि ही। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जो योग की परिभाषा है, योग को समाधि कहा गया है। शैच सार्वभौम चित्त से धर्म है, जो सभी चित्त की भूमियों का धर्म है। 5 प्रकार की भूमियां हैं। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्ध मिति चित्त भूमियां हैं। इन भूमियों को हम अभी डिटेल में पढ़ा भी चुका हूं आपको। तत्र विक्षिप्तते चेतसी विक्षेपोत्सर्जनी भूत है समाधिर योग पक्षे वर्तते। इसका मतलब इन भूमियों में विक्षिप्त भूमि वाले चित्त की समाधि विक्षेप के कारण गौण हो जाने से योग की कोटि में नहीं आती, जो मैंने अभी आपको बताया कि विक्षिप्त अवस्था के अंदर सात्विक गुण प्रधान रहता है, लेकिन कभी कभी राजसिक गुण उसमें हावी हो जाता है, इसलिए उसको हम योग की श्रेणी में नहीं मानते। तो एकाग्र वाली भूमि होती है, वहां से योग की स्थिति शुरू हो जाती है। यहाँ पे वही बताया गया है कि यस्तवे एकाग्र चेतसे, जो एकाग्र की जो भूमि होती है, सद्भूतमर्थम प्रदोत्यति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि छलथयति निरोधम विमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। मतलब कि जो समाधि एकाग्र भूमि वाले चित्त में होती है, इसका मतलब समाधि बाकी जगह भी हो सकती है, चित्त में भी हो सकती है, मूड में भी हो सकती है, विक्षिप्त में भी हो सकती है, लेकिन वो योग की समाधि नहीं मानी जाएगी। योग की समाधि एकाग्र अवस्था में जो होगी उसी को मानेंगे। विद्यमान पदार्थ को यथार्थ रूप में प्रकाशित करती है, यानी कि एक्चुअल नॉलेज वहां पे हमें मिलती है। क्लेशों को कम करती है। क्लेश जो पंच क्लेश विद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वो कम होते हैं। कर्म के बंधनों को स्थिर करती है, अर्थात
जो हमारे अशुक्ल अकृष्ण कर्मों की तरफ हमें प्रेरित करती है, जिससे हम कर्म बंधन में नहीं बंधते, नए कर्म संस्कार हमारे नहीं बनते। असंप्रज्ञात समाधि को सम्मुख लाती है, क्योंकि एकाग्र अवस्था में यह आई है और एकाग्र से हमें निरुद्ध की तरफ लेके जा रही है, तो इसलिए हमें संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की तरफ लेकर आती है, इसीलिए इसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। अभी हमने पढ़ाया था एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है और निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। तो पहले हम संप्रज्ञात समाधि में जाएंगे, वहां पे हमें विवेक ख्याति प्राप्त होगी। जब वहां पे विवेक ख्याति में हमारा वैराग्य पर वैराग्य उत्पन्न होगा, उसके बाद में हमारा जो होगा, फिर हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाने लग जाएंगे। तो संप्रज्ञात योग कितने प्रकार का होता है ये बताया गया है कि सच वितर्कानुगतो, विचारानुगत, आनंदानुगतो, अस्मितानुगत, इत्युपरिष्टात् परवेद्यस्यामः सर्ववृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात समाधि ही। इसका मतलब क्या है कि वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, यानी कि ये जो चार अवस्थाएं हैं ये किसके अंतर्गत आती है? ये संप्रज्ञात योग के अंतर्गत आती है। संप्रज्ञात समाधि आगे भी जब हम पढ़ेंगे 17वां नंबर का जो सूत्र है हमारा, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगत, संप्रज्ञात हो, यानी कि वो जो चार अवस्थाएं जो हैं ये संप्रज्ञात की हैं। और आगे क्या बताया कि लास्ट में सर्ववृत्ति निरोधे, सभी वृत्तियों का निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। जब समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, वो स्थिति कौन सी समाधि की होती है? क्वेश्चन बनता है एग्जाम से बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? निर्भीक समाधि। निर्भीक समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, कैसे? तो ये हमारा पहला सूत्र कंप्लीट होता है। सेकंड पे हम आते हैं। अरे टाइम हो गया, हम 5-10 मिनट और लेते हैं। चित्त का छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। ठीक है, उसी को ही योग कहते हैं, उसी को ही समाधि कहते हैं। समाधि से हमने शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि व्यास ने स्पष्ट बोला है कि योग समाधि, योगी समाधि, इसलिए उसी को योग बोल दिया और उसी को समाधि बोल दिया। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं सीधा आपको बता देता हूँ पहले चित्त का कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे अब आपका कंसेप्ट मन में क्या क्वेश्चन आएंगे? योग चित्त, पहले तो योग, योग तो चलो हो गया, चित्त, वृत्ति और निरोध, तीन शब्द आए यहाँ पे। अब इन तीन शब्दों को मैं जानना बहुत जरूरी है कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और निरोध क्या है। ठीक है, तो चित्त क्या होता है? चित्त अंतःकरण हमारा, मन बुद्धि अहंकार। क्या आता है चित्त के अंदर? मन बुद्धि अहंकार। अहंकार। मन बुद्धि अहंकार आता है। मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि ये हमारा जो है चित्त का, मैंने एक तरीके से जो चित्त को समझाने के लिए हम इस तरीके से, हम एक तालाब का स्ट्रक्चर हम एक अपने सामने लेके आते हैं। जैसे कि तालाब होता है, तालाब में आप लोगों ने कभी पत्थर फेंका है किसी ने? जी, सर, तो क्या जी होता सर, है उसके अंदर? लहरें बनती हैं, तरंगे उठते हैं। तरंग उठती है। बिल्कुल। तरंगे, जैसे ही हमने कोई पत्थर को यहाँ पे हमने फेंका, तो क्या होता है? यहाँ पे एक लहर सी बनती है ऐसे, जो चारों, इसके चारों तरफ होती है, उस पत्थर के चारों तरफ बनती है। और जितना पत्थर गति से या जितना मोटा होगा, उसकी उसके हिसाब से वो लहरें छोटी या बड़ी होती हैं। ये चीज क्लियर है या इसमें भी किसी को डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है ये सर। चीज क्लियर होनी चाहिए। यानी कि जो पत्थर है उसको हम कहते हैं विषय। क्या कहते हैं? विषय। 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 अब विषय हम कैसे ग्रहण करते हैं? ज्ञान इंद्रियों के इंद्रियों द्वारा। से, इंद्रियों के वेरी मार्फत। गुड।
इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। आंखें देखने का विषय ग्रहण करती है, कान सुनने का विषय ग्रहण करते हैं, ठीक है। अभी आप बैठे हो, अभी आ जाए आपके पास फोन की घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो सुनने के विषय से आपका बीपी बढ़ जाएगा, घबराहट आपके अंदर होने लग जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएंगी। तो वो विषय ही तो था कि आप अभी तो स्थिर बैठे हो, लेकिन अभी एकदम से आ गया, अभी आपके भैया के साथ ऐसा हो गया, आपकी दोस्त के साथ ये घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया। तो खाली वो चीज विषय सुनते ही आपका जो चित्त है, जैसे यहाँ पे तालाब के अंदर हुआ था कि पत्थर गिरने से वो लहरें बन रही हैं, ऐसे ही आपके चित्त की, आपके मन की स्थिति हो जाएगी। ऐसा आप सब लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि जो विषय होते हैं वो हमारे चित्त के ऊपर प्रभाव डालते हैं। वो प्रभाव कैसे डालते हैं? लहरों के रूप में। और लहरें किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जल्दी बताइए। टिया वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं वृत्ति। वृत्ति। सॉरी, मैं थोड़ा सा ठीक से हाथ नहीं चल रहा है मेरा। वृत्ति, सॉरी, ये वृत्ति है, ठीक है। वृत्तियां यानी कि जो लहरें हैं ये वृत्तियों को रिप्रेजेंट करती है। और पूरा जो तालाब है वो हमारा चित्त है। तो जब ये सारी पूर्ण रूप से हमारा पूरे जीवन में इस प्रकार के विषय 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते ये विषय हमारे अंदर आते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जब हम आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा उस टाइम आते हैं विषय, वृत्तियां, और हम और ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन जब ध्यान की उत्तम अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारा क्या होती है, विषय बंद हो जाते हैं और हमारा मन अंतःकरण पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं भी हाँ, आज हमारा अच्छा ध्यान हुआ, आज हमें अच्छा लग रहा है ध्यान करके। वो वास्तविक ध्यान है। तो क्योंकि उसमें हमारा चित्त जो है पूरी तरीके से शांत हो जाता है, कोई वृत्तियां उसमें नहीं उत्पन्न होती। तो बार बार में वृत्तियां आएंगी, चित्त शब्द आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे सूत्र में क्या बताया गया, सेकंड सूत्र में योगश चित्त वृत्ति निरोध है। अब यहाँ पे एक चित्त हमने पढ़ लिया, वृत्ति हमने पढ़ ली, निरोध शब्द को हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक शब्द होता है निरोध और एक होता है अवरोध। इन दोनों में डिफरेंस कोई मुझे बताएंगे? यहाँ पे निरोध शब्द क्यों लिखा, अवरोध क्यों नहीं लिखा? सर ने सर, सिर्फ निरोध का रोकना अर्थ है यहाँ होता पे। अवरोध तो रुकावट निरोध होती का है अर्थ सर। होता है स्वतः रुक जाना, अवरोध का अर्थ होता है रोकना। ठीक है, बाकी भी अपने व्यूज दीजिए, बाकी लोग भी। सर सर निरोध का अर्थ होता है कि पूर्णतः रुक जाना, और अवरोध वेरी का अर्थ गुड, कोई भी रुकावट, जो बीच में रुकावट आ जाती है वो अवरोध है। एक्सीलेंट आंसर दिया है आपने, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर सर मैं कुछ सर एग्जांपल नष्ट नहीं करना है आपको, उसको रोकना है। जी सर अवरोध होता है ऑब्स्टिकल, जो रुकावटें आती है। निरोध मतलब बिल्कुल से ही उसको मतलब हटा देना, वेरी कुछ भी गुड, नहीं रह जाना। बहुत बढ़िया। मैं इसको एक एग्जांपल से और आपको समझा देना चाहता हूँ इसी बात को। बाकी मैडम ने बहुत अच्छा बताया, रसी मैडम ने, सॉरी किसने बताया था ये, मैंने बताया। हाँ कौशल मैम ने बताया, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम एक रोड पे जा रहे हैं, हमारे सामने आ जाता है रोड पे स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर से क्या होता है, 2 मिनट 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है। हमारी अवरोध, जो वो स्पीड, मान अवरोध लो है। कि हम 60 कम हो जाती किलोमीटर है। की स्पीड से हम चल रहे थे, और स्पीड ब्रेकर के आते ही हमारी स्पीड 10 किलोमीटर की होगी, 15 की होगी, 5 की होगी। यानी कि हमारी स्पीड कम हो जाती है, हम पूरा रुकते नहीं है, पूरा रुकते नहीं है, लेकिन स्पीड अवरोध की मतलब कि हमारी गति में कुछ कमी आ जाती है। गति तो हम कर रहे हैं। अब यहीं पे दूसरी कंडीशन में हम चल रहे हैं और यहाँ पे हमने स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया, यहाँ पे हमने दीवार बना दी पूरी सड़क पे, तो क्या होगा, निरोध हो जाएगा, दैट रुक इज जाएगा। निरोध। अब हम उसको पूरी क्रॉस तरह से नहीं रुक कर सकते जाएगी। हैं,
आप अब सर गाड़ी रास्ता ही कितना ही आप ब्लॉक हो जोर लगा जाएगा दो, ब्लॉक हो जाएगा रास्ता। तो इसीलिए यही चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे निरोध शब्द यूज किया गया है, न कि अवरोध। पूर्णतः कंट्रोल। जो वृत्तियां हैं उनको टेम्परेरी नहीं रोका गया, परमानेंट रोकने की बात कही गई है यहाँ पे। निरोध परमानेंट, दोबारा नहीं आने चाहिए। जैसे कि दीवार बना करके सड़क को ब्लॉक कर दिया, भैया अब आगे कोई नहीं जाएगा। स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया, दीवार बना दी। तो हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं देना है अपने आप को। जो आजकल हम करते हैं, टेम्परेरी गाने सुन लो भैया, थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाएगा, गेम खेल लो थोड़ी देर, वो अवरोध है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ी देर के लिए आरती कर लो, भजन सुन लो। परमानेंट सॉल्यूशन पूर्णतः है वो योग की अवस्था में ही संभव है। वो होगा एक्चुअल निरोध वृत्तियों का। पूजा करने से, भजन गाने से, गाना गाने से, खेलने से कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हमारा जो चित्त है वो शांत हो रहा है कुछ समय के लिए, क्योंकि वो अवरोध की स्थिति में हम आ रहे हैं। लेकिन पूर्णतः वो योग के द्वारा ही संभव है, बाकी और किसी मेथड से पूर्ण कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। क्लियर सबको? तो टाइम हमारा हाँ बहुत हो जी गया, सर। इससे ज्यादा चर्चा हम बाद में करेंगे। आशा रखता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपनी क्लास को। जी सर। और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि डिटेल में पढ़ाने का मेरा भी बड़ा मन है, लेकिन कोचिंग क्लास है हमारी, एमए एमएससी नहीं है। तो हमें इस बहुत टॉपिक्स को लेना है, आपको भी बहुत पढ़ने है, तो मैं आगे थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप से व्यास भाषा पढ़ो। अपने आप से आप लोगों को पढ़ना है इसी तरीके से जैसे मैंने एक पढ़ के सुनाया आपको, इस तरीके से सबको पढ़ना है आपको खुद से। और डाउट्स आपको मेरे से ले लेने, डाउट्स आपको मिल जाएंगे। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं कवर करूंगा, अदरवाइज आपको बाकी बात से खुद पढ़ना है। क्लियर? जी सर। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ आज के टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद आपसे डाउट्स ले लेता हूँ। चलिए, मैसेज के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसको बोले वो अपना कैमरा खोल के आंसर करेगा। तो आज हमने पढ़ा योग दर्शन में अनुसार, हमने चित्त भूमियों के हिसाब से हमने पर वैराग्य और अपर वैराग्य के क्वेश्चन आए। तो आप मुझे बताएंगे अपर वैराग्य की स्थिति, मैसेज करके बताएंगे किस भूमि में होती है। वेरी गुड। संध्या जी, अपर वैराग्य का सूत्र आप हमें सुना सकती हैं क्या? सर इसलिए बोलता हूँ सूत्रों को याद हाँ करो। हाँ हाँ। सर नहीं याद आ रहा है। कुंडलिक जी अब बताइए। तत्परम उषा याद आ मैडम रहा है। बता रहे हैं, उषा मैडम बताएंगे जी। सर इज इट वितर्क विचार आनंदा ना अस्मितान ना ना, दैट इज संप्रज्ञात मैडम। मैं अपर वैराग्य की बात कर, अभी अभी वैराग्य की बात हो रही है, खाली वैराग्य। और सर मैं जो बोलूं? आपने सुनाया वो संप्रज्ञात समाधि का है। ओके सर मैं बोलूं? जी पुंडलिक जी। श्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम सर। वेरी गुड। सूत्र संख्या क्या है इसकी? 15 सर। वेरी गुड, 17 15। 15। 15। 15 15 नंबर याद होने चाहिए आप सबको, ठीक है? ठीक है। अब मुझे बताएंगे असंप्रज्ञात समाधि किस भूमि में सिद्ध होती है? मैसेज करेंगे। वेरी गुड, मनीषा जी आंसर करें। निरुद्ध निरुद्ध भूमि में होती है सर। निरुद्ध भूमि में होती है। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे, हेट राम जी माइक खोल के बताएंगे, बाकी मैसेज करेंगे कि योग की अवस्था कहाँ पर से शुरू होती है? हेट राम जी बताएं, और क्यों?
क्यों का आंसर भी बताना है। हेट राम जी बताइए। हेट राम जी नहीं बता रहे हैं तो भारती माली जी आंसर करें। भारती माली जी। जी भारती सर। जी नहीं बता रही है जी, बताइए भारती जी। सर असंप्रज्ञात समाधि में संप्रज्ञात की स्थिति होती है। मैम मैंने बोला है योग की स्थिति किस भूमि में शुरू होती है, पहले तो ये बताओ। सभी समाधि में। पहले आप मुझे भूमियों के नाम बताओ, फिर आंसर आएगा। कितनी हाँ, भूमियां हैं? 5 चित्त की 5 भूमियां हैं। सिप्त भूमि, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध, ना एकाग्र और निरुद्ध। हाँ, इन पांचों में अब मुझे बताओ योग की अवस्था कौन सी भूमि में होती है शुरू? निरुद्ध अवस्था में। थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है भारती मैडम आपको। जी सर। तो मैं चाहूंगा पुष्पा जी आंसर करें। सर मेरा आवाज आ रहा है? जी आ जाए जी, बताइए। चित्त अवस्था में योग की। क्यों आपने चित्त क्यों बोला, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करो। चित्त में अपना क्या बोलते हैं इसको, ध्यान से नहीं सर याद सुनी नहीं। क्लास है ना? हाँ ध्यान से नहीं नहीं सुनी ना नहीं आपने? सर, नहीं सुनी सर। थोड़ा सा मैं इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ था बीच में, इसलिए मैं बाहर रही थी, बट फिर ठीक है, कनेक्शन जीवन हुआ। रेखा जी आंसर करें। यस सर, योग की अवस्था एकाग्र अवस्था से शुरू होती है, जिसमें रज और तम दबे हुए रहते हैं और हमारा जो सात्विक गुण है वो ऊपर रहता है, जिससे हमारा एकाग्रता बढ़ती है और योग में हमारा ध्यान लगता है। बाकी पहले की इसमें 3 सांप्र- अवस्थाओं में क्यों क्यों योग सिद्ध नहीं होता, ये बताइए। बाकियों में सर अप एंड डाउन होते रहते हैं। 5 भूमियों में किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में दोनों का मिक्सअप है, किसी में तीनों का मिक्सअप है। बट एकाग्र अवस्था में रज और तम दब जाते हैं और हमारी सात्विक गुण हमारे ऊपर आते हैं, जो हमारे एकाग्रता में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मुझे बताएंगे चित्त का कंसेप्ट, चित्त किन चीजों से मिलके बना, मैसेज करें। रज चित्त किन चीजों से मिलके बना हुआ है? यस, लक्ष्मी जी रिस्पॉन्स करें माइक खोल के। मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर के सर। बहुत बढ़िया, हैंड रेज करें कि कौन मुझे चित्त, विषय और वृत्ति वाला जो तालाब वाला मैंने समझाया था वो चीज समझा सकता है। हैंड रेज करें। उस एग्जाम्पल के जरिए कौन हमें पूरी क्लास को समझा सकता है? नए बच्चे हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। चलिए मैं प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी प्रदीप जी आइए। जी सर, जैसे हम लोग अपना चित्त को एक तालाब की भांति मान लेते हैं सर, तो तालाब रूपी जो चित्त है उसमें हम कंकड़ के समान कुछ भी विषय अगर डालते हैं तो उसमें वृत्ति उत्पन्न होने लगता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो योगस चित्त वृत्ति निरोधा, इसी से मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी अगर तालाब में अगर कंकड़ रूपी विषय डालेंगे तो उसमें तरंग उत्पन्न होने लगता है। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा आधा ठीक है, समझा नहीं पा रहे हो लेकिन आपको समझ आ गया है। यस, मनीता जी ने आज हैंड रेज किया है। जी मनीता जी आइए सामने। सर आवाज आ रही है? जी जी मनीता जी बताइए। सर इसमें हम चित्त को तालाब के समान मानते हैं। जो विषय होते हैं हमारे वो पत्थर या कंकर होते हैं, और जो लहरें होती हैं वो हमारी वृत्तियां होती हैं।
तो सर जिस प्रकार एक तालाब में हम कंकड़ डालते हैं तो बहुत सारी लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार जब हमारे चित्त में कोई भी एक छोटा सा विषय आता है, कोई भी छोटी सी कुछ बात आती है, तो वो बहुत सारी वृत्तियां लेके आ जाती है। उस चीज के बारे में हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, तो वो हमारी वृत्तियां होती है सर। ठीक है, तो वृत्तियां आ गई तो उससे दिक्कत क्या हुई, सर प्रॉब्लम क्या हुई? वृत्तियां आएंगी तो डिस्टरबेंस होगी सर, हमारा जो त्रिगुण है वो इम्बेलेंस हो जाएगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे तालाब के अंदर अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें अपना स्वरूप भी शीशे के समान दिख सकता है, तब जब तालाब का पानी शांत है और साफ है, लेकिन लहरों की वजह से हमें अपनी तस्वीर साफ नहीं दिखेगी। ठीक इसी प्रकार हमारा चित्त के अंदर हम पुरुष यानी कि आत्मा को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन हमेशा ही उसमें वृत्तियां उत्पन्न रहती है, वृत्तियां लहरों की तरह, जिसकी वजह से हमें वो साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसीलिए बताया गया है इन वृत्तियों को रोको, जब ये वृत्तियां रुकेंगी तब आपको उसका साक्षात्कार होगा। जैसे स्थिर पानी में, स्विमिंग पूल में आपने पानी में अपने चित्र देखा होगा, लेकिन जब से उसमें लहरें हो रही हो तब आपको अपना चित्र नहीं दिखेगा। ठीक इसी प्रकार शांत चित्त के अंदर आपको आत्मा अपने भगवान का दर्शन होगा, अशांत में कभी नहीं हो सकता। इसीलिए उन वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोकने की बात कही गई है और इसी को योग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने डाउट्स ले लीजिए, फिर हम क्लास कवर करते हैं। सर ये सर मेरा किताब कौन सी डाउट था, जिसमें से आप पढ़ा रहे हैं सर? हाँ जी मनीषा मैम, सर किताब कौन सी जिसमें से आप पढ़ा रहे हैं ये मैं आपको आज भेज दूंगा, इसका पीडीएफ है मेरे पास में। स्वामी हाँ सत्यवर्ती परिव्राजक की है ये, परिव्राजक। जी सर, हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन था सर। हाँ, मैं क्योंकि आज सर शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल योग दर्शन वाली है, ये कॉम्बिनेशन वाली नहीं है, जो कंबाइन है ये दोनों, ऐसी वाली नहीं है। आपके इसमें दोनों है ना सर? दोनों है जी, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, धन्यवाद सर। जी शिवम जी बताइए। हरिओम सर। जी सर मेरा डाउट था, आपने अभी जो अवस्थाएं पढ़ाई उनमें जो दूसरे नंबर की अवस्था थी मूढ़ अवस्था, तो उसमें आपने जो मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है कि यह निकृष्ट पुरुषों की अवस्था है या सबसे निचली अवस्था है। जब वो निचली अवस्था है तो उसे दूसरे नंबर पे क्यों रखा, पहले नंबर पे क्षिप्त अवस्था को क्यों रखा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। क्वेश्चन काफी अच्छा है, और क्यों रखा ये हमें इसका सही आंसर मेरे पास नहीं है। सर मैंने भी मेरे यूनिवर्सिटी में हमारे जो सबसे कुलगुरु मेन है मंडलिक गुरु जी, उनको ये सेम सवाल पूछा था। उन्होंने बोला मैं नहीं बता सकता, ये व्यास भाष्य में ऐसा है और ऐसा ही है। उन्होंने मुझे सेम जवाब दिया था उसी टाइम, मैंने शायद पूछा था हम उससे। क्योंकि गलत मैं आपको भटकाऊंगा नहीं कि ऐसे है, कि सही क्लैरिटी इसमें नहीं है मुझे भी। हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है कि मूड सेकंड पे क्यों होना चाहिए, मूड तो फर्स्ट पे होना चाहिए। एक मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन इसका सही आंसर नहीं है मेरे पास कि सामान्यतः जो जितने भी चंचलता होती है वो सबसे पहले आती है, बाद में मूडपन आता है, लेकिन ये स्टेक आंसर नहीं है इसका। ठीक है सर ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन था सर। जी पंडित जी। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर, पूछूं सर? जी बताइए। सर आपने बोला था एक पहला क्वेश्चन, मतलब कि जो एकाग्र अवस्था में है सात्विक गुण रहता है और क्षिप्त और मूड नहीं रहते, इसे आपने बोला था। और फिर आपने बोला कि एकाग्र अवस्था से हम विक्षिप्त अवस्था में जा सकते हैं, तो फिर मूड और क्षिप्त भी उसके साथ रहता होगा सर, सत्व के साथ, तभी तो हम जा पाते हैं सर विक्षिप्त अवस्था में। कि रज और मूड नहीं रहता तो हम नहीं जा पाएंगे सर। देखिए क्या होता है कि हम चाहे किसी भी स्थिति की बात कर ले, कुछ ना कुछ मात्रा गुणों की रहेगी, क्योंकि प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है। लेकिन वहां पे वो ना के बराबर रहते हैं, इसलिए हम उनको वहां पे
बोल देते हैं कि ये नहीं है, ठीक है, लेकिन गुण वापस आ सकते हैं, वो एकाग्र से वापस विक्षिप्त में आ सकते हैं, वापस रज और तम हावी हो सकते हैं। मतलब सर थोड़ा तो रहता होगा सर, मतलब रहता है सर, थोड़ा सा तो उसका हाँ, चेंज। तो थोड़ा वो ना के बराबर रहता है, इसलिए मैंने पहले दिन आपको इन शब्दावली का प्रयोग किया था कि बहुत ही न के बराबर है, ये शब्दावली मैंने बोली थी। लेकिन अगर क्वेश्चन के रूप में आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन में आप ये कहेंगे कि नहीं, वहां पे सिर्फ सात्विक गुण है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर योग को समाधि बोला गया है सर, और मेरा डाउट ये है कि योग में तो अष्टांग योग आता है, जैसे मतलब 8 अंग में समाधि आता है, तो वो तो एक जैसे एक बॉडी है, अंगी है, तो उसके जो अवयव है वो अंग है, तो एक अंग अंगी कैसे बन गया सर, यानी योग कैसे बन गया? ठीक है, जो उच्चतम अवस्था है अष्टांग योग की वो भी समाधि ही है, और जो अष्टांग योग है वो, उसको आप क्या बोलेंगे, योग के अंग है वो, अंग। जैसे हमने हट्ट पर दीपिका में पढ़ा कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, कि राजयोग को पाने के लिए हमने हठ योग किया। उसी प्रकार यहाँ पे हम बोलेंगे कि समाधि को पाने के लिए हमने इन अंगों को फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे देखिए, जब हम अष्टांग योग में हमने पढ़ाया था कि अष्टांग योग का निर्माण क्यों हुआ, हमें वहां पे 28 सूत्र में मिलता है कि हमें विवेक ज्ञान को जागृत करने के लिए 8 अंगों की आवश्यकता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वहां पे कि हमें विवेक ज्ञान जागृत करना है, तो इसलिए हमें अष्टांग योग करना है, और विवेक ज्ञान जागृत होने से हमें संप्रज्ञात समाधि मिलती है, और उसके बाद असंप्रज्ञात, यानी कि वहां की जो समाधि है ना, वो एक्चुअल वाली योग नहीं है, एक्चुअल वाली तो असंप्रज्ञात वाली स्थिति हो गई, वो तो वैसे भी संप्रज्ञात समाधि हुई जो अष्टांग योग वाली समाधि है। कंफ्यूज हो गए? जी जी सर, मतलब क्योंकि सर समाधि बोला गया है तो समाधि तो है ही ना, और असंप्रज्ञात तो, समाधि तो है, असंप्रज्ञात यानी सर मतलब समाधि नहीं रहना ही असंप्रज्ञात है ना सर, मतलब अ लग गया है तो समाधि को ही बोला गया, लेकिन समाधि जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें सात्विक गुण की प्रधानता है, वहां पे विवेक ख्याति है, और जब हमारी स्थिति उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं जहां पे हम विवेक ख्याति से भी परे हो जाते हैं, जिसको हम पर वैराग्य की स्थिति बोलते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्णयम, जो विवेक ख्याति हमें आदि मिली उन चीजों से भी हम दूर चले गए, वो वाली स्थिति होगी हमारी असंप्रज्ञात समाधि, उसमें सात्विक गुण भी हट जाएगा। पहले हम बोल रहे हैं कि सात्विक गुण बढ़ाओ, सात्विक गुण बढ़ाओ, सात्विक गुण बढ़ाओ, अब उस स्थिति में आने के बाद में हम बोलते हैं कि सात्विक गुण खुद अपने आप में एक बाधा है। शुरू में तो सहायक है सात्विक गुण वहां तक पहुंचने में, लेकिन सात्विक गुण अपने आप में एक बाधा है, तो हमें सात्विक गुण को भी छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम वास्तविक योग की स्थिति में पहुंच पाएंगे। सर तो सर जो असंप्रज्ञात समाधि है उसको हम केवल्य अवस्था समझ सकते हैं? असंप्रज्ञात समाधि में आगे दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक में मृत्यु हो जाती है और एक में हमें प्रकृति लय, और उसमें उन शब्दों से यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। एक में तो वो वहीं पे जीवन मुक्त होता है, वहीं के वहीं हमें मोक्ष मिल गया, एक में मृत्यु हो गई फिर दोबारा से जन्म लेके आ गए उसमें, तो वहां की जो दूसरी वाली स्थिति है उसी में ही वो उसको ईश्वर मिल गए, वो वाली स्थिति होगी केवल्य की। लेकिन कर्म संस्कार उसके बाकी रह गए हैं, पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको पहले वो कर्म संस्कार समाप्त करने पड़ेंगे, उसके बाद केवल्य मिलेगा। यानी सर मतलब संप्रज्ञात समाधि में मतलब संस्कार बचे रहते हैं? कुछ संस्कार कर्म संस्कार रहते हैं, अगर वो कर्म संस्कार पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे तब हमें आगे जाकर के केवल्य मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि को जब हम पढ़ते हैं डिटेल में, असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की होती है, आगे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको।
ठीक है। सर अभी एक और डाउट निकल गया है सर, मतलब संस्कार थोड़े रहते हैं तो फिर गुण भी रहते हैं सर, है ना? नहीं, पहले के ही बाकी रह गए ना वो, मतलब कि गुण यानी कि मैं पूरी तरीके से निर्लिप्त हो गया हूँ, लेकिन मेरे पहले के अच्छे या बुरे कर्म है वो तो मुझे भोगने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो तो कर्म सिद्धांत है। अब उनको भोगा और फिर आगे जा करके मुझे मोक्ष मिल गया। लेकिन अगर वो भोगने से पहले वो मैंने नहीं भोगे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म कर रहा हूँ, निष्काम कर रहा हूँ, तो मेरे आगे के नए कर्म नहीं बनेंगे, सिर्फ पहले के मैं भोगूंगा। जैसे ही वो समाप्त हो जाएंगे तो मुझे केवल मिल जाएगा, अगर वो समाप्त नहीं हुए तो फिर अगले जन्म में मुझे उनको भोगना पड़ेगा, समाप्त तो उनको करना पड़ेगा हमें। जी जी सर। सर तो ये जितने भी नाम है ना, जैसे तुर्य अवस्था, केवल्य, निरुद्ध अवस्था और ये असंप्रज्ञात समाधि, ये सब एक ही बात है ना? सारी सारी एक ही, मतलब कहते हैं ना, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। हाँ, एक दृष्टि से ये एक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। कुछ भी कह ठीक लो है जी। या हाँ, फिर हाँ इसको जी, हाँ किसी जी, भी हाँ जी, नाम वो से बोलो, है ना? अलग अलग शब्दावली से संबोधित किया है उनको। ठीक है सर, ओके, थोड़ा धन्यवाद। बहुत ही ना के बराबर डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम है। हाँ जी। सर, चलिए हम शांति पाठ करते हैं, और पुंडलिक जी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। पुंडलिक जी से सर चाहेंगे आज का शांति पाठ कराएं। जी पुष्पा जी बताइए लास्ट क्वेश्चन। ये व्यास भाषा का ये पुस्तक है ना अपना, ये पीडीएफ जो भेजे है सर, व्यासपाठ हाँ जी, हाँ जी, लिटरेचर। जी जी, यही मैं आपको आज दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओके ओके सर। सर मेरा थोड़ा सा एक जी डाउट है सर, थोड़ा सा। हाँ जी, प्रदीप जी संप्रज्ञात बोले। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में निर्बीज और सबीज समाधि किसको बोला जाता है? असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज कहते हैं और संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। जी थैंक यू सर। वेलकम जी। चलिए लक्ष्मी जी आइए शांति पाठ कराइए। पुंडलिक जी तो चले गए हैं, लक्ष्मी जी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। है सर वो अच्छा, अच्छा वापस आ गए लैपटॉप के। वो अपने आप हो गया सर, हैंग मार रहा है सर मोबाइल इसकी वजह से। अच्छा जी, आइए पुंडलिक जी सामने आइए। सर कैमरा नहीं हो पाएगा तो फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरिओम सभी को। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। धीरे से आंखें बंद करना है। ग्रीवा काया सीधी रखनी है। श्वास अंदर लेना है, धीरे से। धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लेते समय प्रार्थना दोहरानी है। मेरे साथ प्रार्थना करनी है सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना को पूरे शरीर में, इस कंपन को दोहराए, पूरे शरीर में आत्मसात करें।